ईवीएम में किसी भी तरह का खेल मुमकिन नहीं। भाजपा संविधान पर चोट पहुंचा रही है, गलत लोगों के नाम जुड़े होते हैं, एक ही मतदाता का नाम कई क्षेत्रों में होता है और एक मतदाता कई कई बार वोट दे देता है। जो आता है वो जाता जरूर है, एक ना एक दिन भाजपा भी जाएगी। आसिम अरुण ने जब ये कहा कि मतदाता सूची में गड़बड़ है, तो ये बहुत हाय तो वाली बात नहीं है। ऐसा इस्लाम उन्हीं का वोट जो है 2 जगह था, एक जगह फर्जी था। अगर गड़बड़ियां सामने आती है तो वो संस्था कटघरे में खड़ी हो जाती है कि एक व्यक्ति ने 8 लोगों के साथ जाकर उन 8 बुजुर्ग लोगों के वोट डलवाए कि इन्होंने एफिडेविट के साथ शिकायतें भेजी थी। और अगर अब चुनाव आयोग कह रहा है कि हमको वो प्राप्ति नहीं हुई, तो ये एक चिंता का विषय तो है। हमने एक चुनाव में 4 बार वोट डाला है, ये कैसे संभव है? इसका सुधार कैसे होगा? ये जो मतदाता सूची में गड़बड़ की बात उठ रही है, ये भाजपा के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए। किसी वर्ग विशेष के मतदाता मतदान से ना रुकें, एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा पड़े। सत्ता हासिल करो, सत्ता नहीं होगी तो हमारा ऐसे उत्पीड़न होगा। नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे इस बार, 15 साल हो जाएंगे उनका या बराबरी कर लेंगे। नेहरू जी तीसरी बार जब बने थे, कार्यकाल पूरा किया था, तो गठबंधन नहीं था। बिहार में जो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया चल रही है, उत्तर प्रदेश की सियासत में भी उसका सीधा सीधा असर देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण कन्नौज में हुए चुनाव पर सवाल उठा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव लगातार विधानसभा चुनाव और उसके बाद खास तौर पर लोकसभा चुनाव के बाद से मतदाता सूची और चुनाव में गड़बड़ियों के मुद्दे को मुखरता से उठाते रहे हैं। इस पूरे प्रकरण पर अब जो उत्तर प्रदेश पर असर पड़ रहा है, उसकी सियासत पर असर पड़ रहा है, उस पर बात करने के लिए अमर उजाला न्यूज रूम की इस खास चर्चा में मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अजीत बिसारिया जी मौजूद हैं। अजीत सर, 2 बड़े एपिसोड हमको एक साथ दिखाई दे रहे हैं। मैं शुरू करता हूं सबसे हालिया बयान से। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं असीम अरुण, उन्होंने कन्नौज में हुए चुनाव पर सवाल उठाए हैं। क्या आधार है और आपको उनकी उस पूरे बयान में, उस पूरी शिकायतों में, क्या जिस तरीके के सवाल देश के बाकी हिस्सों में उठ रहे हैं वो उसी आप लाइन में देखते हैं या आप उससे उलट किसी और लाइन में उस सवालों को देख रहे हैं? देखिए उत्कर्ष जी, ये चर्चा जो आपने आज शुरू की है जिस पॉइंट पर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। पूरे देश में यूपी के साथ साथ इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। जी, असीम अरुण कल बरेली में थे और उन्होंने एक बात कही कि हमारी चुनाव प्रक्रिया में तमाम गड़बड़ियां हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही और ये सिर्फ एक मंत्री होने के नाते हम उसको पक्ष विपक्ष के रूप में उसको लें, कोई उनका आलोचना करे, कोई उनकी प्रशंसा करे, उस रूप में ना लेकर हम ये देखें कि हमारा इतना बड़ा देश है, इतने करोड़ों हमारे जो है मतदाता हैं और उस प्रक्रिया में अगर कोई गड़बड़ी है तो इसका मतलब नहीं है कि पूरा कोई संस्था जो है, अगर गड़बड़ियां सामने आती है तो वो संस्था कटघरे में खड़ी हो जाती है। क्योंकि जब आप इतने बड़े पैमाने पर आप चुनाव प्रक्रिया में लोग हिस्सेदार बनते हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ियां रह जाना और एकदम जो है वो खामियां रहित व्यवस्था अगर हम बना दें तो फिर हम में और भगवान में क्या अंतर रह जाएगा। ये चीजें तो सिर्फ भाई यहाँ हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो सिस्टम है उसमें खामियां नहीं रहें। जिस बरेली की धरती से असीम अरुण ने ये बात कही कि हमारी चुनाव प्रक्रिया में बहुत गड़बड़ी है, मैं आपको थोड़ा पहले ले जाता हूं पिछले चुनावों में। तो वहां एक विधायक रहे हैं पूर्व विधायक इस्लाम साबिर, उनके बेटे सहजुल इस्लाम अभी भी विधायक हैं और उनकी पत्नी जो है आयशा इस्लाम, उन्हीं का वोट जो है 2 जगह था, एक जगह फर्जी था। और ये मामला कोई जो बात नहीं है, वो सार्वजनिक बात है ये। तो अब हम पिछली बार हमने देखा कि फर्रुखाबाद लोकसभा क्षेत्र का उदाहरण हमारे सामने है कि एक व्यक्ति ने 8 लोगों के साथ जाकर उन 8 बुजुर्ग लोगों के वोट डलवाए। कायदे में एक सहायक एक ही का वोट डलवा सकता है भाई। अब उसमें गलतियां सामने आई और उसमें हम देखते हैं कि चुनाव आयोग ने पीठासीन अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की। तो अब अगर मतदाता सूची में कोई गड़बड़ है तो इसके लिए ऐसा तो नहीं है कि उस हर गड़बड़ के लिए जो है मुख्य चुनाव आयुक्त जिम्मेदार है। भाई बीएलओ है, पूरा सिस्टम है, गड़बड़ियां हो सकती है, ऊपर तक लोग, वो मानवीय चूक भी हो सकती है, वो इरादतन भी हो सकता है। और भारत जैसे विशालकाय देश में ये बहुत स्वाभाविक है इस तरह की खामियां होना। इसलिए आसिम अरुण ने जब ये कहा कि मतदाता सूची में गड़बड़ है तो ये बहुत हाय तो वाली बात नहीं है, ऐसी बात। हाँ, आप पूरा कर लीजिए फिर मैं। हाँ, उसमें ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई ऐसी बात दस दी है, ये होता है और मैं समझता हूं मतदाता सूचियों में गड़बड़ आगे भी सामने आएंगी। हाँ, चुनाव आयोग की भूमिका तब शुरू होती है या चुनाव आयोग की आलोचना या प्रशंसा हम तब कर सकते हैं जब जो शिकायतें प्राप्त होती हैं उन पर वो गंभीरता से एक्शन ना ले,
किसी को इग्नोर कर दे, किसी पे एक्शन कर दे, तब ये चिंता का विषय है। अजीत सर, जहां आपने खत्म किया, मैं दूसरा सवाल यही लाना चाह रहा था, जो मैं बीच में पूछना चाह रहा था वो यही था। अब देखिए, मुख्य विपक्षी पार्टी उत्तर प्रदेश की दृष्टि में देखें तो समाजवादी पार्टी का एक आरोप है, 18,000 एफिडेविट उन्होंने चुनाव आयोग को दिए थे, किसी मतदाता के 2 जगह होने का, किसी के नाम या सारे वैध आईडी होने के बावजूद, घर होने के बावजूद उसका नाम मतदाता सूची में न शामिल होने का, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे जो परंपरागत वोट बैंक के लोग हैं, जो उस तबके, उस समाज या उस जाति या उस धर्म विशेष से आते हैं, उनके नाम जानबूझकर कटे। इस तरीके से 18,000 एफिडेविट चुनाव आयोग को दिए। उनका ये कहना है कि वहां तो सुनवाई हुई नहीं, वहां हमको मतदाता सूची पुनरीक्षण करने नहीं मिला, या कांग्रेस के सुर में सुर मिलाते हुए जब दिखाई देते हैं कि देखिए कांग्रेस को फिजिकल पूरी की पूरी इलेक्टोरल लिस्ट दी गई, डिजिटल नहीं दी गई मांगने के बावजूद। वहीं असीम अरुण के बयान को ही अब समाजवादी पार्टी आधार बना रही कि देखिए उनको कैसे जानकारी मिल गई, क्या उनको जानकारी अलग दी गई, और दूसरा हमने जो शिकायत है कि उस पर कार्रवाई नहीं हुई। क्या आपको लग रहा है कि जैसे हमने लोकसभा चुनाव में देखा था, संविधान बदलना एक नारा, एक मुद्दा जो विपक्ष ने क्रिएट किया था, अब वोट का अधिकार, वोट चोरी, चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़, चुनाव आयोग का पक्षपात, अलग अलग शब्दों को जो कह लें, जो विपक्ष अलग अलग, जैसा आपने पहली लाइन में कहा, देश भर में जो मुद्दा चल रहा है अलग अलग राज्यों में, क्या ये विशुद्ध राजनीति है या ये जो गड़बड़ियां हैं ये हैं? अब इसके सुधार की ओर आगे बढ़ना चाहिए। देखो, आप जो बात कह रहे हैं कि अखिलेश यादव सपा अध्यक्ष हैं, इस मामले को लगातार उठा रहे हैं जी, पिछले चुनाव से। हाँ, राहुल गांधी मुखर हैं मतदाता सूची में गड़बड़ को लेके, और अखिलेश यादव हर मीटिंग में अपने कार्यकर्ताओं की, अपने पदाधिकारियों की या सार्वजनिक मंचों पर जब भी होते हैं तो इस बात को बहुत गंभीरता से कहते हैं कि भाई हमें मतदाता सूची पे नजर रखनी है, इसमें गड़बड़ ना हो पाए। आज भी मैंने उनका पोस्ट देखी जो उन्होंने एक्स के जरिए अपनी बात रखी है, और उसमें अखिलेश यादव ने जो कहा है कि चुनाव आयोग अब तो मान ही नहीं रहा है, हमने ऐसे कोई एफिडेविट भेजे हैं। हाँ, ये एक तथ्य है। हम चूंकि एक मीडिया पर्सन के नाते, हमने उस समय एक संवाददाता के नाते हमने उस समय भी इसको कवर किया था कि इन्होंने एफिडेविट के साथ शिकायतें भेजी थी, और अगर अब चुनाव आयोग कह रहा है कि हमको वो प्राप्ति नहीं हुई, तो ये एक चिंता का विषय तो है, और इस पर आगे क्या जवाब है वो चुनाव आयोग ही दे सकता है। और जहाँ तक मेरी जानकारी में था, चुनाव आयोग ने उस समय ये कहा गया था कि चुनाव अखिलेश यादव ने जो एफिडेविट भेजे थे, समाजवादी पार्टी ने जो एफिडेविट भेजे थे, चुनाव आयोग ने उनको जांच किया, उनमें सत्यता नहीं पाई, ये उस समय कहा गया था। अब एक नई बहस हुई है जी, अगर आयोग ने कह दिया वो हमको प्राप्ति नहीं हुई एफिडेविट, तब ये चिंता का विषय भी है, और फिर ये भी देखना है कि उस समय जो कहा गया था वो सही है या अब जो कहा गया है वो जो आपने पहले लाइन के अंत में भी कहा कि वो फिर ये ना दिखाई दे कि कहीं इग्नोरेंस हो रहा है, शिकायतों को गंभीरता से सुना जाना चाहिए। मैं फिर आपको एक बात, अभी मैंने 2 उदाहरण आपको दिए, बताई, बरेली का एक उदाहरण मैंने बताया, फर्रुखाबाद, फिर आपने फर्रुखाबाद का मैंने बताया। और जहां तक है मतदाता सूची में, जैसे बात कह रहे हैं कि एक व्यक्ति, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि एक व्यक्ति कई कई जगह वोट देता है। अब चुनाव आयोग का ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एक संवाददाता के होने के नाते, एक आम आदमी होने के नाते, आप किसी से भी आप पूछ लीजिएगा, हमारे ये सिस्टम में खामी है। जो असीम अरुण कह रहे हैं कि हमारी चुनाव प्रक्रिया में खामियां हैं, अब उसके रेक्टिफिकेशन की तरफ बढ़ना है, उसमें निश्चित तौर पर हमें इसे स्वीकार करने में हमें गुरेज नहीं करना चाहिए, हमें संकोच नहीं होना चाहिए। एक व्यक्ति, हम सब लोग अपने आसपास देख लें, ऐसे लोग मिल जाएंगे जो बताएगा हमने एक चुनाव में 4 बार वोट डाला है। ये कैसे संभव है? इसका सुधार कैसे होगा? बात यहां होनी चाहिए। आप अगर उसको मतदाता को जो है, अगर आधार कार्ड से लिंक कर दें, ये किसी भी लीगल किसी भी पहचान पत्र से कनेक्ट होता है, मतलब कोई भी है, वो तो चुनाव आयोग को सोचना है, जो अथॉरिटी है उनको सोचना है, तो उसको रोकने की बात सोचे। लेकिन हाँ, ये सच्चाई है उत्कर्ष जी कि मतदाता सूची में नाम कटते हैं, गलत लोगों के नाम जुड़े होते हैं, एक ही मतदाता का नाम कई क्षेत्रों में होता है, और एक मतदाता कई कई बार वोट दे देता है। जब पकड़ में आता है तो कार्रवाई हो जाती है। अजी सर, अब इसी से जुड़ा एक सवाल पूछता हूँ। मुझे याद है ये सवाल आपने ही पूछा था समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से कि अगर ये गड़बड़ियां ऐसी ही रहती हैं, चुनाव आयोग सुनवाई नहीं करता है, जवाब नहीं आता, तो क्या होगा? और मुझे याद है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी और एक इंटरव्यू के दौरान भी आपने सवाल पूछा था, उन्होंने उसका एक जवाब दिया था। आपको क्या लगता है, अब जिस तरीके से विपक्ष के नेता लामबंद हो रहे हैं, बिहार में बकायदा रैली निकल रही है, दूसरा दिन है, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी सड़कों पर निकले हैं, अखिलेश यादव लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, और मुझे लगता है जब चुनाव पास आएगा तो ये मुद्दा भी उतनी ही प्रमुखता से, जैसे वो आज सदन में उन्होंने आज पत्रकारों को कॉपियां बांटी, क्या आपको लगता है कि ये अब एक सियासी मुद्दा ज्यादा है, रेक्टिफिकेशन
ऑफ एरर से ज्यादा अब ये एक मुद्दा बनाया है, विपक्ष ने इसको मुद्दा माना है, या विपक्ष का ये मानना है कि उनके साथ गड़बड़ होता है? आप इसका भविष्य क्या देखते देखिए, मैंने लोकसभा चुनाव से पहले भी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से, जब भी जो सरकार में है, जब मेरी उनसे बात हुई तो मैंने उनसे कहा संविधान का मुद्दा विपक्ष का चल रहा है जी। और ये 2022 के चुनाव में नहीं, जो अभी हमारा 2024 का लोकसभा चुनाव की बात नहीं है, मैं 2022 में जब फील्ड में गया था कवरेज करने चुनाव की, विधानसभा की, तो मैं लखीमपुर खीरी में एक दुकान पर चाय पी रहा था। तो उस दुकान को, बहुत छोटी सी दुकान थी वो, मैं ऐसे ही, मैंने कहा उससे बात भी होगी, मैं वहां बैठा, ये हमारे तरीके होते हैं जनता का मिजाज समझने तो उसने कहा हमको लगता है कि भाजपा संविधान पर चोट पहुंचा रही है। तो मैंने उस समय कहा था कि जनता के बीच में, हालांकि 2022 में मुद्दा उतना नहीं चला, लेकिन मुझे एक बात मैंने कहा, भाजपा ये एक लाइन है जो धीरे धीरे डेवलप होगी और जो 2022 में परिपक्व हो गई और भाजपा को उसका नुकसान, 24 में उसका 2022 में शुरू हुई और भ्रूणावस्था में थी और 24 में उसने अपना रिजल्ट दिखा दिया। ऐसे ही ये जो मतदाता सूची में गड़बड़ की बात उठ रही है, ये भाजपा के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक मुद्दा बन रहा है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, मतदाता सूची में गड़बड़ियों को रोका जाए, चुनाव प्रक्रिया के दौरान गड़बड़ियों को रोका जाए, किसी वर्ग विशेष के मतदाता मतदान से ना रुकें, एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा पड़े। और जो आज भाजपा सत्ता में है, जरूरी नहीं है, कांग्रेस बहुत लंबे समय सत्ता में रही, भाजपा आई, भाजपा भी मैं कहता हूं कि जो आता है वो जाता जरूर है, एक ना एक दिन भाजपा भी जाएगी। तो भाजपा को भी बहुत सिस्टम डेवलप कर देना चाहिए कि मतदाता सूची में, मतदान की प्रक्रिया में, लोकतंत्र की जो पूरी चुनाव प्रक्रिया है, इसमें ये पूरी प्रक्रिया किसी भी तरीके से दूषित ना हो, ये अधिकतम फूल प्रूफ बने। और एक मतदाता के तौर पर मेरा आपका विश्वास बना रहे कि हम जो कर रहे हैं, हमको वो विश्वास रहे कि ठीक है, हमने जो वोट दिया है, जो चीजें हैं, उस सिस्टम पर सवाल ना हो। आप कुछ संस्थाओं को नहीं चाहते कि वहां पर किसी भी तरीके की शक की गुंजाइश हो। अच्छा, मैं आपसे इससे जुड़ी एक बात और मैं आपसे कहूं, कई जिलाधिकारियों से हमारी अनौपचारिक रूप से बातचीत होती है, वो लोग इस चुनाव प्रक्रिया से, मतलब समझ लीजिए, एकदम जुड़े हैं। विपक्ष ईवीएम की बात उठाता है, जब चुनाव होता है वही ईवीएम की बात उठाता है, अधिकारी होते हैं, वो अधिकारी कहते हैं, वही जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, डीएम जिला निर्वाचन अधिकारी। तो जिला निर्वाचन अधिकारी कहते हैं जो बहुत निष्पक्ष काम करने वाले लोग हैं। ऐसा नहीं सिस्टम में कि हम ये कह दें कि सारे लोग जो है किसी ना किसी का पक्ष लेके काम करते, नहीं, कुछ ऐसे जिलाधिकारी के लोग, हाँ, बहुत निष्पक्ष, उन लोगों की मैं बात करूं तो बताते हैं कि ईवीएम में किसी भी तरह का खेल मुमकिन नहीं है। लेकिन वही बात साथ में स्वीकार करते हैं कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने काटने में बीएलओ लेवल से लेके या किसी और लेवल से लेके जो है वो गड़बड़ियां संभव हैं और होती भी है, और हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। मैं वही बोलना था जी सर कि देखिए, अब विपक्ष यही तो डेवलप कर रहा है ना कि अब हम ईवीएम की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मत के अधिकार की ही, वोटर लिस्ट की ही, जो आपने भी कहा कि जहां पर गड़बड़ियां की गुंजाइश है। आपने कुछ उदाहरण बताए। एक अंतिम सवाल जो इस चर्चा में मैं पूछना चाहता हूं, इस पूरी कवायद से एक तस्वीर और इससे हो सकता है थोड़ी सी बात अलग हो जाए लेकिन जुड़ी हुई है, निकल कर सामने आ रही, वो ये कि जितना वो विपक्ष लोकसभा चुनाव के दौरान एकजुट नहीं हो पाया, सिवाय एक मुद्दे के कि उनको सत्ता पक्ष के खिलाफ चुनाव में जाना है, इस मुद्दे पर वो एकता ज्यादा लग रही है, क्योंकि हर एक राज्य में हर विपक्षी पार्टी अपने आप को वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों की शिकार मान रही है। महाराष्ट्र में एक बड़ा मुद्दा रहा, चूंकि आप महाराष्ट्र में भी समाजवादी पार्टी नेताओं के, अन्य नेताओं के संपर्क में रहते हैं, इसलिए मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। बिहार में हम देख ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि आज अखिलेश यादव, डिंपल यादव दोनों ने बयान दिया और दोनों ने राहुल गांधी को एक तरीके से डिफेंड किया। राहुल गांधी डिनर में प्रेजेंटेशन दिखाते हैं बाकायदा कि उन्होंने जो पूरी रिसर्च की है वो क्या उसका परिणाम निकला। आपको लगता है ये मुद्दा ज्यादा इंटैक्ट कर रहा है नेताओं की अपनी दोस्ती या नेताओं के एकजुट आने की जरूरत को, और उसका आप राजनीतिक कोई परिणाम भी देख रहे हैं? देखिए, विपक्षी जो पार्टियां हैं वो एक एक करके अपने राज्य उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं जी। तो उनके लिए ये मंथन का विषय तो है कि भाई किस कारण से हम हार रहे हैं, या हमारे परिणाम किस कारण से अपेक्षित परिणाम हमको नहीं मिल रहे हैं। वो दो वजह हो सकती है, या तो जनता हमारे साथ नहीं है, दूसरा जनता हमारे साथ है तो कहीं ना कहीं बीच में बेईमानी हो रही है, गड़बड़ी हो रही है। इस एक मुद्दा ऐसा है, उनका मानना है सारी विपक्षी पार्टी वो जनता हमारे साथ है, तो फिर वो दूसरे पर आ रहे हैं, और ये एक कॉमन कॉज है, इससे उनकी यूनिटी बन जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष के नेताओं के बीच आज के डेट में एक डर है। अब वो डर ये है कि कब भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार उनके पीछे ईडी, इनकम टैक्स और इस तरह की संस्थाओं को लगा दें।
इस तरह की एजेंसियों को लगा दें। और ये डर ये है कि वो कह रहे हैं कि भाई सत्ता हासिल करो, सत्ता नहीं होगी तो हमारा ऐसे उत्पीड़न होगा, और वो कोई ना कोई मुद्दा पकड़कर सब एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। और वो आपको लगता है वो आगे और जुड़ा रहेगा? नहीं, आगे वो जुड़ा रहेगा। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी को भी ये सोचना चाहिए कि वो सत्ता में भले हैं, 39 सीटों का राहुल गांधी ने कहा है, बस अंतर है विपक्ष के और इनके बीच। हालांकि वो गणित भी के लोगों को समझना पड़ेगा। हाँ, वो अलग विषय है, उस पर नहीं जा रहा है। लेकिन ये बात तो ठीक ही है कि इस समय नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो गठबंधन सरकार है, जो पहले और दूसरे समय में भाई हम भारतीय कितना जनता पार्टी अकेले अपने जो दम पर बहुमत पाई थी, अब वो गठबंधन के कितना भी सहयोगियों के कहे साथ। कि नरेंद्र मोदी जो है वो प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ेंगे इस बार, 15 साल हो जाएंगे उनका या बराबरी कर लेंगे तीसरी बार। लेकिन सही बात यह है कि नेहरू जी तीसरी बार जब बने थे, कार्यकाल पूरा किया था, वो गठबंधन नहीं था, वो कांग्रेस की खरगा की पूर्ण बहुमत की सरकार थी, या बहुमत की सरकार थी कांग्रेस की। तो अब ये अंतर तो है जी। तो भाजपा को भी ये सोचना चाहिए ये मुद्दा असर कर रहा है और इसको कैसे एड्रेस करें उनको देखना है। और दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि चुनाव आयोग जो है जिस तरह से रिएक्शन कर रहा है, उससे एक मैसेज आ रहा है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं पार्टी बनकर काम कर रहा है, वो एक निष्पक्ष भूमिका में नहीं है। ये मैं आपको जनता की जो फीलिंग इस समय आ रही है, जो वो पढ़े लिखे हैं या वो आम जनता है, वो जो चाय वाले का मैं उदाहरण दे रहा हूं, उस तरह के लोगों की जो फीलिंग आ रही है, उसमें एक सवाल उठ रहा चुनाव आयोग की भूमिका पर, और ये हम सब लोगों के लिए चिंता का विषय है। अजीत सर ने बहुत सारी बातें बोली, एक लाइन में बोल देता हूँ। मैं अजीत जी के साथ हम लोग जो उपचुनाव हो रहे थे उस दौरान जमीन पर गए थे, और तब आपने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही थी, जब तब भी हमने वो अमर उजाला पर वीडियो किया था। उस वीडियो में आपने एक बात कही थी कि चुनाव मुद्दों के साथ साथ परसेप्शन का भी होता है, और अगर ये परसेप्शन जा रहा है तो ये अपने आप में परसेप्शन मुद्दा बन जाता है। आपने कहा था कि कई बार जमीन पर मुद्दे नहीं होते, लेकिन परसेप्शन मुद्दों से ज्यादा हावी हो जाते हैं। अब देश की जो सबसे बड़ी बहस थी, हमें लगा उत्तर प्रदेश में भी उस पर चर्चा जरूर होनी चाहिए, और इसलिए भी होनी चाहिए क्योंकि न सिर्फ उत्तर प्रदेश के नेता बल्कि उत्तर प्रदेश पर भी इसका सीधा या भविष्य में एक असर दिखाई दे रहा है। अब उत्तर प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी इस पूरी बातचीत को, इस पूरी बहस को आगे कैसे ले जाती है, क्या वो कदम सोचती है, जो भी इनसाइड होंगे हम अजीत सर को दोबारा अमर उजाला न्यूज रूम की चर्चा में जोड़ेंगे। फिलहाल सर, आपका अपना वक्त देने के लिए और हमारे तमाम दर्शकों का अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें, ताकि अगली बार चर्चा में हम आपके सवालों को, आपकी राय को भी शामिल कर सकें। अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।